बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं इसमें हमने डिस्कस करना है कि जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो पहली बात तो याद होनी चाहिए आप लोगों को, जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एटम जो है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। जब सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एटम्स होते हैं तो उनके ऊपर नेबरिंग एटम का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से सॉलिड या लिक्विड की बजाय हम गैसियस स्टेट में एटम्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गैसियस स्टेट में एटम्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि गैसियस स्टेट जो है एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, आइसोलेटेड स्टेट जो है वो बन जाती है और उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो अच्छे वाली आ जाती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron, from valence shell of an isolated gaseous atom, कि वो एटम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम नाम दे देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। द रीजन इज दैट कि ये हमारे पास कोई भी एटम है और ये इसमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कोई वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगी, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जब तक हम इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कट नहीं करेंगे तब तक हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नहीं निकाल सकते। और इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए या इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर हम उसको नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सोडियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड will contain 8 electron and 1 electron is present in the valence shell. When we remove the 1 electron from the valence shell of the sodium atom, then it will become cation. First orbit will contain 2 electron and second will contain 8 electron and it will become cation. Now the amount of energy required to remove that electron, that is called ionization energy, and the ionization energy of the sodium is 496 kilojoule. 496 kilojoule. As we know that atom is so small that we can't see an atom with naked eye, so we can't observe an atom with naked eye, so we can never pick up the one atom. That's why we talk about mole. For example, the mass of the sodium is 23. If we take 23 gram of the sodium, then it will equal to the 1 mole of the sodium. That's why that energy is called 496 kilojoule per mole energy, because that energy is required. That's why it will written with positive sign. If we see in that atom, it will just contain 1 electron in the valence shell. If atoms contain more than 1 electron in valence shell, then they will have more than 1 ionization energies, like first ionization energy or second ionization energy or third ionization energy and so on.
If atom have more than one electron in the valence shell, for example, if we see in magnesium, the atomic number of magnesium is 12, first orbit contain 2, second will contain 8, and 2 electrons are present in the valence shell. So when we remove the one electron from the valence shell of the magnesium atom, then just to remove the one electron, it will gain one positive charge and one electron is present in the valence shell of magnesium atom. So to remove the first electron from the valence shell of the magnesium atom, that ionization energy is called first ionization energy, and its value becomes 738 kilojoule per mole. If we see here, positive charge is formed, it means cation is formed, and cations are smaller in size, so rest of electron, they will more attracted towards the nucleus. So it will become difficult to remove the second electron. अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना चाहते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना वो पहले की निस्बत जो है वो आसान नहीं, मुश्किल होगा, क्योंकि केटाइन बन चुका है और केटाइन के केस में बाकी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और साइज इसका जो है वो कम हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको हम नाम देते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयनाइजेशन हमारे पास आ जाती है 1450 किलोजूल फॉर 1 मोल। इसी तरीके से अब ये स्टेबल हो चुका है, इसने नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। अगर हम इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये इसमें से निकलेगा, तो इसके लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, 1000 के अंदर 7730, इट मीन तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से जो निकालना है वो आसान नहीं है। तो मैक्सिमम इसके वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो ये वी सी हियर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बात इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसमें आप राइट कर सकते हैं व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें आंसर आप राइट कर लेंगे। The reason is that when we remove the one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, then cation is formed, and cations are smaller in size than the parent atom. That's why the attraction of the rest of electron towards the nucleus increases. So rest of electron, they are more attractive towards the nucleus. That's why it will become difficult to remove the second electron. When we remove the second electron, then it will become difficult to remove the third electron and so on. तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर इन पर जो है वो factors affecting on ionization energy. Number 1, atomic size. Number 2, nuclear charge, it means charge on the nucleus. Third one, shielding effect. Shielding effect. And number 4, nature of orbitals. Nature of orbitals. One by one इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं एटॉमिक साइज के लिए, if we see in group number 1 of the periodic table like hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, in first A group like hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, the atomic number of hydrogen is 1, 2 plus करेंगे 3, 8 plus करेंगे 11, then 8 plus करेंगे 19, 18 plus करेंगे 37 and so on। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम होगी, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे। दैट्स व्हाई इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखें तो हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट से, लिथियम के केस में देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका साइज और इंक्रीज हो गया। तो आप जरा इसको गौर करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी निस्बत आसान होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो सोडियम के वैलेंस शेल इनके तीसरा ऑर्बिट आ जाएगा, इसमें चौथा आ जाएगा, इसमें पांचवा एंड सो ऑन। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन द साइज इंक्रीजेस, when the size increases then the valence shell will far away from the nucleus, so it will become easy
and easy to remove the electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. That's why ionization energy decreases from top to bottom in a group. Ionization energy decreases from top to bottom in a group. It means जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा ये इनवर्स रिलेशन बनेगा कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 2, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस लाइक सेकेंड पीरियड के अंदर हमने डिस्कस किया था, सेकेंड पीरियड लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर 3 का ये मतलब है, एटॉमिक नंबर 3 का ये मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, सो ऑन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, इट मींस चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है, वैलेंस शेल विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। Ionization energy increases from left to right in a periodic table and ionization energy decreases from top to bottom in a periodic table. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड वन, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले हमें इसका पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है शील्ड करना, स्क्रीन करना, कवरिंग करना। इट मीन जितनी ज्यादा कवरिंग होगी उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट मीन ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जबकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन में डिक्रीज आ जाएगा, उस डिक्रीज को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट आप वैसे सिंपल याद रख सकते हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी उतना ही ज्यादा होगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी उतना ही कम होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव किया करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन यहां पर आप लोग राइट करेंगे। Shielding effect, actually it is the decrease of nuclear attraction, decrease of nuclear attraction towards valence shell electron, decrease of nuclear attraction towards valence shell electron due to the presence of inner shell electron repulsion, due to the presence of inner shell electron repulsion, that is called shielding effect। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा और उसको निकालना उतना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल से क्या मुराद है? ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f, इनको हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, s p d f इनको हम ऑर्बिटल्स बोलेंगे, लाइक s p d और f। दे आर स्मॉलर देन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट से छोटे होते हैं ऑर्बिटल। s जो है न्यूक्लियस के करीब तरीन, p उससे दूर, d उससे दूर और f सबसे दूर। s न्यूक्लियस के करीब तरीन, p उससे दूर, d उससे दूर और f सबसे दूर होगा। एज वी नो जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी मुश्किल होगा। तो ये इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, p में से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान, d में से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान और f में से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान। तो s की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा,
P की उससे कम, D की उससे कम और F की सबसे कम होगी। इसके बाद हम इसमें देखते हैं जी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो दैट इज वेरी सिंपल, ये अभी हम कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड होगा, जिसमें आपने अलग अलग ट्रेंड को डिस्कस करना है। ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स क्या होंगे पीरियोडिक टेबल में? horizontal lines in the periodic table they are called vertical lines in the periodic table they are called groups, and horizontal lines in the periodic table they are called periods. तो ग्रुप में डाउन टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट मूव करते तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के सूरत में पूछा जा सकता है कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम and increases from left to right. The answer is very simple. As we move from top to bottom in a group, then atomic size increases, so nuclear attraction decreases, and it will become easy to remove electron. As we move from left to right in the periodic table, then charge on the nucleus increases, nuclear charge increases, so it will become difficult to remove the electron. That's why ionization energy increases from left to right and decreases from top to bottom. अब हम इनमें कुछ ट्रेंड जो है वो डिस्कस करते हैं जो कि रेगुलर रूटीन से हटकर होंगे, और जो रेगुलर रूटीन से हटकर होंगे उनको हम नाम देते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड। जो रेगुलर रूटीन से हटकर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल ट्रेंड। तो एबनॉर्मल ट्रेंड में याद रखना है half filled and completely filled, half filled and completely filled orbitals, half filled and completely filled orbitals are more stable than partially filled atomic orbitals. Half filled and completely filled orbitals are more stable than partially filled atomic orbitals. Partially filled atomic orbitals. How? इसको अगर हम देखें, half filled and completely filled orbitals, they are more stable than partially filled atomic orbitals. For example, if we see in second A group of the periodic table, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और थर्ड A ग्रुप, इनको अगर आप देखें तो सेकंड A में मौजूद है बेरिलियम। The atomic number of beryllium is 4 and the atomic number of boron is 5. Electronic configuration 1s2 2s2, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1। तो अगर हम इसमें गौर से देखें कि बेरिलियम में से हम अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और बोरोन में से हम किस में से निकालेंगे? p में से निकालेंगे, और s न्यूक्लियस की करीब तरीन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू p। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम इट विल बी ग्रेटर देन बोरोन। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम की निस्बत, जबकि इसके रिवर्स हो रहा है। इस ट्रेंड को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। नंबर 2, if we see in nitrogen group number 5A and oxygen group number 7A 6A, तो 5A के अंदर अगर हम देखें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 and 2p3, whereas oxygen 1s2 2s2 and 2p4। p3 हाफ फील्ड, p में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनमें से जो 3 वाला होगा उसको हम हाफ फील्ड बोलेंगे, जबकि 6 वाला जो होगा उसको हम कंप्लीटली फील्ड बोलेंगे।
बाकी P1 2 4 5 इनको हम पार्शियली फिल्ड बोलेंगे। तो ये मोर स्टेबल है, दैट्स व्हाई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये P4 है, पार्शियली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो ये भी ट्रेंड जो है वो रेगुलर रूटीन से हटकर हो रहा है, इसको भी हम क्या नाम दे देंगे, एबनॉर्मल ट्रेंड। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा वैल्यूज होंगी आयनाइजेशन एनर्जी की, इट मीन हाईएस्ट वैल्यूज होंगी, तो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई दे हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। एंड पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमें बताता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ नंबर 1 नेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो कैसे है, ऐसे एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होगी वो मेटल होंगे, पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट साइड पर जो है वो लाई करेंगे। और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी वो नॉन मेटल होंगे, वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर जो है वो लाई करेंगे। नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी से जो है वो हम वैलेंसी का कांसेप्ट भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में कम डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इट मीन थर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना जो है वो आसान नहीं है, दैट्स व्हाई उसकी जो वैलेंसी है वो थर्ड पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 2 वैलेंसी उसकी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इसी तरीके से ऐसे एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ, आयनाइजेशन एनर्जी हमें किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में बता सकता है। लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट जो है वो मेटल होंगे, हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाले नॉन मेटल होंगे। इसके अलावा वैलेंसी के बारे में जो है ये हमें बताते हैं, तो वैलेंसी भी हम इससे जो है ना वो बता सकते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, उसको भी हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।